अगर कोई माँ हर रात ठीक 2:17 बजे एक ही वाक्य दोहराए, तो समझ लो वहां कोई राज दफन है और कोई बदला अब भी जिंदा है। शहर के एक पुराने और लगभग भूले बिसरे अपार्टमेंट में मीरा वर्मा अपने बेटे अभय के साथ रहती थी। वो अपार्टमेंट बाहर से देखने पर साधारण लगता था, लेकिन उसकी दीवारों में एक अजीब सी ठंडक बसती थी, जैसे वहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह अंदर नहीं आ पाती हो। मीरा खुद भी बिल्कुल वैसी ही थी, शांत, सलीकेदार और देखने में एक आम सी औरत। पड़ोसियों के लिए वो एक आदर्श माँ थी, जो कम बोलती थी, किसी से झगड़ा नहीं करती थी और हमेशा अपने काम से काम रखती थी। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके भीतर कितना गहरा सन्नाटा भरा हुआ है। लेकिन हर रात बिना एक भी दिन छोड़े ठीक 2:17 बजे मीरा की दिनचर्या बदल जाती थी। जैसे ही घड़ी की सुइयां उस समय पर पहुंचती, वो धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठती, बिना चप्पल पहने बालकनी की तरफ बढ़ती और अंधेरे में खड़ी होकर कुछ बुदबुदाने लगती। उसकी आवाज इतनी धीमी होती कि शब्द साफ सुनाई नहीं देते, लेकिन लहजा ऐसा होता मानो वो किसी से बातें नहीं कर रही, बल्कि किसी अनदेखी ताकत को बुला रही हो। कई बार उसकी फुसफुसाहट के बीच अचानक रुक जाना और फिर गहरी सांस लेना माहौल को और डरावना बना देता था। अभय ये सब बचपन से देखता आ रहा था। उसे पता था कि उसकी माँ रात में कभी गहरी नींद नहीं सोती। कई बार वो आधी रात को उठकर पानी पीने जाता और बालकनी में खड़ी अपनी माँ की परछाई देख लेता। उस पल उसके दिल में अजीब सा डर भर जाता, लेकिन वो कभी आगे बढ़कर सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे लगता था कि अगर उसने पूछा तो उसे कोई ऐसा सच सुनने को मिलेगा जिसके बाद उसकी माँ वैसी नहीं रहेगी जैसी वो उसे मानता आया है। अभय ने धीरे धीरे ये मान लिया था कि कुछ सवालों का जवाब जानना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ राज अगर खुल जाएं, तो घर सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारों का नहीं रहता, बल्कि डर का पिंजरा बन जाता है। एक दिन अभय अपनी मंगेतर काव्या को पहली बार घर लेकर आया। अभय के चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, जैसे वो किसी अनजाने डर को भीतर ही भीतर महसूस कर रहा हो। दरवाजा खुलते ही मीरा की नजर सबसे पहले काव्या पर पड़ी। साधारण कपड़े, बिना किसी दिखावे के, चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान और आंखों में भरोसे की चमक। काव्या पहली ही नजर में एक सीधी सादी सुलझी हुई लड़की लग रही थी। मीरा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन उसकी नजर अचानक काव्या की गर्दन में लटकी एक पतली सी चांदी की चेन पर जाकर टिक गई। उस चेन पर लटकता छोटा सा लॉकेट उसे किसी पुराने सपने की तरह चुभ गया। कुछ पलों के लिए मीरा जैसे वहीं ठिठक गई, मानो समय रुक गया हो। मीरा ने खुद को संभालते हुए प्यार भरी मुस्कान के साथ काव्या को अंदर बुलाया और बैठने को कहा। बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी। मीरा की आवाज नरम थी, सवाल आम लग रहे थे, लेकिन हर सवाल के पीछे छिपी हुई जांच थी। जब मीरा ने सहजता से पूछा, पूरा नाम क्या बताया तुमने? तो काव्या ने बिना किसी हिचक के कहा, काव्या शुक्ला। उस नाम के साथ ही मीरा की उंगलियां कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ गईं। उसने मुस्कान को चेहरे पर टिकाए रखा, लेकिन भीतर कहीं कुछ दरक चुका था। फिर मीरा ने जैसे यूं ही पूछा, और तुम्हारे पापा? काव्या ने मासूमियत से जवाब दिया, डॉक्टर सौरभ शुक्ला। ये नाम सुनते ही मीरा की सांस एक पल के लिए रुक सी गई। उसकी आंखों के सामने बीते सालों की तस्वीरें घूमने लगी। अपमान, टूटे सपने और एक ऐसा दर्द जो कभी खत्म नहीं हुआ था। बाहर से उसकी मुस्कान बिल्कुल वैसी ही बनी रही, लेकिन उसकी आंखों में छिपा पुराना जहर फिर से जाग चुका था। उस पल मीरा समझ चुकी थी कि यह मुलाकात इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि उसका 20 साल पुराना हिसाब खुद चलकर उसके दरवाजे तक आ गया था। उस रात मीरा देर तक सो नहीं पाई। घर में सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर यादों का शोर गूंज रहा था। आधी रात के बाद वो धीरे धीरे उठी, अलमारी के सबसे नीचे रखे पुराने संदूक को बाहर निकाला और उसमें से एक घिसी पिटी डायरी निकाली।
डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, जैसे समय ने भी उस दर्द को अपने भीतर कैद कर लिया हो। जैसे ही मीरा ने पहला पन्ना पलटा, 20 साल पुराना अतीत उसकी आंखों के सामने जिंदा हो उठा। 20 साल पहले सौरभ शुक्ला ने एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट लिखी थी, एक ऐसी रिपोर्ट जिसने एक निर्दोष आदमी को अपराधी बना दिया था। उसी रिपोर्ट की वजह से मीरा के पति को जेल भेज दिया गया था। अदालत में उसकी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि कागजों पर डॉक्टर की सच्चाई लिखी थी। जेल की दीवारों के भीतर मीरा का पति रोज टूटता गया। अपमान, ताने और बेबसी ने उसकी आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर दिया। मीरा हर मुलाकात में उसके चेहरे पर डर और शर्म को देखती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी। फिर एक दिन वो खबर आई जिसने मीरा की पूरी दुनिया उजाड़ दी। जेल में उसके पति ने आत्महत्या कर ली थी। कहा गया कि वो कमजोर था, हालात सह नहीं पाया। लेकिन मीरा जानती थी, उसे मारा नहीं गया था, उसे तोड़ा गया था। उस दिन मीरा रोई नहीं, उसके आंसू जैसे भीतर ही जम गए थे। उसने चीखना, सवाल करना या भगवान से शिकायत करना नहीं चुना। उस दिन मीरा ने एक अलग रास्ता चुना था। उसने बदला नहीं मांगा था, उसने इंतजार चुना था। एक ऐसा इंतजार जो हर गुजरते साल के साथ और गहरा होता गया। उस रात डायरी बंद करते हुए मीरा की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ ठंडा संकल्प था। अब उसे यकीन हो चुका था कि जिस जख्म ने उसे जिंदा रखा, वही जख्म अब किसी और की जिंदगी में उतरने वाला है। उस दिन के बाद मीरा ने काव्या के लिए कुछ ऐसा करना शुरू किया जो बाहर से ममता और अपनापन लगता था, लेकिन भीतर से पूरी तरह जहरीला था। वो हर सुबह जल्दी उठती, रसोई साफ करती और बड़े ध्यान से मिठाइयां बनाने लगती। कभी बेसन के लड्डू, कभी बर्फी, कभी खीर, हर चीज घर की बनी हुई, प्यार से सजी हुई। काव्या जब भी घर आती, मीरा मुस्कुराकर प्लेट आगे बढ़ा देती और बड़े स्नेह से कहती, खाया करो बेटा, शादी से पहले ताकत जरूरी है। काव्या को लगता था कि उसे सास के रूप में एक मां मिल गई है। वो बिना किसी शक के मिठाइयां खा लेती, कभी कभी तो मीरा के हाथ से ही। उसे क्या पता था कि उन मिठाइयों में सिर्फ चीनी और घी नहीं मिला था, बल्कि शमशान की राख, पुराने मंत्रों की फुसफुसाहट और वो जहर भी मिला था जो धीरे धीरे शरीर को भीतर से खोखला कर देता है। मीरा हर मिठाई बनाते समय रसोई का दरवाजा बंद कर लेती, धीमी आवाज में मंत्र पढ़ती, धूप और नींबू का इस्तेमाल करती और हर बार किसी अनदेखी शक्ति से जैसे कुछ मांगती रहती। मिठाई बनाते हुए मीरा के चेहरे पर अजीब सी शांति होती थी, न गुस्सा न घबराहट, बस एक ठंडा भरोसा कि उसका इंतजार अब रंग ला रहा है। वो जानती थी कि ये जहर एकदम असर नहीं करेगा, ये धीरे धीरे अपना काम करेगा, ठीक वैसे ही जैसे कभी उसके पति को धीरे धीरे तोड़ा गया था। काव्या हर बार जाते वक्त मीरा को धन्यवाद देती और खुश होकर कहती कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है। मीरा बस सिर हिलाकर मुस्कुरा देती। उसे सुकून इस बात से मिलता था कि काव्या को कुछ भी पता नहीं था। उसे ये एहसास नहीं था कि जिस प्यार को वो अपनापन समझ रही है, वही प्यार उसकी कमजोरी बनता जा रहा है। मीरा के लिए ये मिठाइयां सिर्फ खाना नहीं थी, ये उसके बदले का पहला कदम थी, जो मीठा दिखता था लेकिन भीतर से मौत की तरफ ले जाता था। कुछ ही दिनों में काव्या के साथ अजीब बदलाव शुरू हो गए। पहले उसे हल्की हल्की थकान महसूस होने लगी, फिर रात की नींद टूटने लगी। जैसे ही वो आंख बंद करती, उसे एक ही सपना बार बार दिखाई देता। अंधेरे में खड़ी एक औरत जिसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल और आवाज कांपती हुई। वो औरत काव्या की तरफ हाथ बढ़ाकर चीखती, सच लिखो, सच लिखो। काव्या नींद से हड़बड़ाकर उठ जाती, पसीने से भीगी हुई, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ। कई बार तो उसे लगता जैसे वो सपना नहीं, कोई चेतावनी हो। दिन में भी उसका मन बेचैन रहने लगा, खाने का स्वाद अजीब लगने लगा।
सिर भारी रहता और कभी-कभी बिना वजह उलझन होने लगती। उसने अभय से जिक्र किया, लेकिन दोनों ने इसे शादी की चिंता और तनाव मानकर नजरअंदाज कर दिया। काव्या को क्या पता था कि जो जहर धीरे धीरे उसके शरीर में उतर रहा है, वो सिर्फ शरीर पर नहीं, उसकी आत्मा पर भी असर डाल रहा है। इसी बीच एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। देर रात फोन की घंटी बजी और घर में हड़कंप मच गया। डॉक्टर सौरभ शुक्ला को अचानक सीने में तेज दर्द उठा था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट में लिखा गया हार्ट अटैक। न कोई पुरानी बीमारी, न कोई साफ वजह। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतने स्वस्थ इंसान की मौत इतनी अचानक कैसे हो गई। काव्या जब अस्पताल पहुंची तो उसके कानों में वही सपने वाली आवाज गूंज रही थी, सच लिखो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब इत्तेफाक है या किसी अनदेखी ताकत का खेल। वहीं दूसरी ओर मीरा ये खबर सुनकर एक पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक ठंडी तसल्ली थी। वो जानती थी कि उसका पहला हिसाब पूरा हो चुका है, लेकिन ये अंत नहीं था, बल्कि उस अंधेरे की शुरुआत थी जो अब और गहराने वाला था। अब मीरा की डायरी का दूसरा पन्ना पूरा हो चुका था। उस पन्ने पर लिखा एक एक शब्द जैसे किसी की किस्मत पर मुहर लगाता गया था। लेकिन मीरा जानती थी कि बदला अभी अधूरा है। जिस दर्द से वो गुजरी थी, उसका हिसाब सिर्फ एक मौत से पूरा नहीं हो सकता था। उसके भीतर की आग अब और भड़क चुकी थी। हर बीतती रात के साथ उसका धैर्य कम होता जा रहा था और अंधेरा उसके मन पर पूरी तरह हावी होने लगा था। एक रात अचानक अभय की नींद टूट गई। कमरे में अजीब सी गंध फैल रही थी, धूप, नींबू और किसी जली हुई चीज की। दूर से धीमी धीमी मंत्रों की आवाज आ रही थी, जो किसी इंसानी आवाज से ज्यादा फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। अभय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकला और आवाज का पीछा करता हुआ ड्राइंग रूम तक पहुंचा। जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। मीरा फर्श पर बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और आंखें आधी बंद। फर्श पर गोल घेरा बना हुआ था, जिसके चारों तरफ नींबू रखे थे। कुछ जगहों पर बालों के गुच्छे पड़े थे और ठीक बीच में काव्या की तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर के ऊपर लाल स्याही से कुछ अजीब निशान बने हुए थे। मीरा के होंठ लगातार हिल रहे थे, जैसे वह किसी ऐसी भाषा में बोल रही हो जो इस दुनिया की नहीं थी। अभय सांस रोककर ये सब देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी वही माँ है जिसने उसे गोद में सुलाया था, या कोई और ही रूप सामने बैठा है। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ जिस रास्ते पर चल चुकी है, वहां से लौटना शायद मुमकिन नहीं है। मंत्रों की आवाज और तेज होती जा रही थी और मीरा के चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली उतर आई थी। अभय ने वहीं खड़े खड़े महसूस किया कि उसके घर की दीवारें अब सिर्फ घर नहीं रहीं, बल्कि किसी भयानक अनहोनी की गवाह बनने वाली हैं। अभय वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी मां के पैरों में गिर गया। उसके हाथ कांप रहे थे और आवाज बार बार टूट रही थी। उसने रोते हुए कहा, मां, बस करो, प्लीज अब रुक जाओ। जो होना था हो चुका है। अगर किसी ने गलती की भी थी तो उसकी सजा इतनी भयानक नहीं हो सकती। अभय अपनी मां को याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो वही औरत है जिसने उसे चलना सिखाया, जो उसके हर दर्द पर सबसे पहले रोई थी। लेकिन मीरा के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ा। मीरा ने अभय की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। उसके शब्दों में न पछतावा था न हिचकिचाहट, बस एक ऐसा यकीन था जैसे सब कुछ पहले ही तय हो चुका हो। अभय को उस पल समझ आ गया कि उसकी मां अब सिर्फ उसकी मां नहीं रही, वो अपने बदले की कैदी बन चुकी है। अगली सुबह घर का सन्नाटा एक फोन कॉल से टूट गया।
अस्पताल से खबर आई कि काव्या को अचानक तेज उल्टियां होने लगी हैं। उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है और डॉक्टर किसी बीमारी का नाम तक नहीं बता पा रही हैं। अभय भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। वहां उसने काव्या को बिस्तर पर पड़ी देखा। चेहरा पीला, आंखें धसी हुई और शरीर कांपता हुआ। वो दृश्य देखकर अभय का दिल बैठ गया। काव्या की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कभी मीरा के पति की हुआ करती थी। वही बेबसी, वही डर और वही सवाल जिनका कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर रिपोर्ट्स पलटते रहे, नई दवाइयां लिखते रहे, लेकिन कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। अभय को लगा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देख रहा था और उसे रोकने की ताकत उसके पास बिल्कुल नहीं थी। ये सब अभय सह नहीं पाया। जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा चाहता था, वही उसकी आंखों के सामने एक राक्षस में बदल चुकी थी। जिस घर को वो कभी सुकून की जगह मानता था, वही अब उसे दम घोंटता हुआ महसूस होने लगा था। काव्या की हालत, मां का बदला और अपनी बेबसी, इन सब का बोझ उसके सीने पर इतना भारी हो गया कि उसे सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। पूरी रात वो अपने कमरे में बैठा रहा, दीवारों को घूरता रहा और बार बार यही सोचता रहा कि अगर वो कुछ नहीं कर सका तो उसका जीना किस काम का है। आधी रात के बाद जब घर पूरी तरह शांत हो गया, अभय ने एक आखिरी फैसला कर लिया। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया, कुर्सी खिसकाई और पंखे की तरफ देखा। उस पल उसके जहन में काव्या का चेहरा आया, डरा हुआ, टूटा हुआ और उसकी मां की ठंडी आंखें। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक खामोश अंत। उसी रात अभय ने खुद को फांसी लगा ली। सुबह जब मीरा उसके कमरे में पहुंची तो उसने जो देखा वो किसी भी मां को तोड़ देने के लिए काफी था। लेकिन मीरा की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। उसने अपने बेटे की लटकी हुई लाश को कुछ पल तक देखा, जैसे वो किसी अजनबी को देख रही हो। उसके होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान उभर आई, न खुशी की न दुख की, बल्कि ऐसी मुस्कान जिसमें इंसानियत बहुत पहले मर चुकी होती है। उस पल मीरा को यह एहसास नहीं हुआ कि उसने बदले में क्या खो दिया है। उसका बेटा, उसकी दुनिया, उसकी आखिरी उम्मीद, सब खत्म हो चुका था। बदला पूरा हो गया था, लेकिन अब उस घर में कोई आवाज नहीं बची थी। सिर्फ एक ऐसा सन्नाटा जो हमेशा याद दिलाता रहेगा कि बदले की आग में सबसे पहले अपने ही जलते हैं। अगर आपको लगता है कि बदला सुकून देता है, तो इस कहानी को दोबारा सोचिए। ऐसी और सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।